हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी का लाली वर्मा मैडम, जी हाँ, आपकी लाली वर्मा मैडम बहुत बहुत स्वागत करती हैं। आई नो, मुझे पूरा भरोसा है कि 17 मार्च को जो हिंदी की परीक्षा हुई है उसको आप बहुत अच्छे से देकर आए हैं। और किसी तरह से यदि कोई प्रश्न आपका थोड़ा सा 19-20 समझ रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा तो अब टेंशन नहीं लेना है, आगे की परीक्षा की आपको तैयारी करना है बेटा। तो लेकर आई हूं आज कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बा। पेपर कोड है जिसका 4x4x1 सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2023 सेट 1, ठीक है, जिसका समाधान हम यहां करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिसका सेट 1 आया था कोर्स बी में। फिर अपने उत्तरों को मैच कीजिएगा। यदि आपके उत्तर मेरे उत्तरों से मैच करते हैं, इट मीन्स हाँ कि हम बहुत अच्छा करके आए हैं, या फिर हम और भी वेट करेंगे कि सीबीएसई की जो आंसर की है वो किस तरह से उत्तर देती है, ठीक है। चलो तो बेटा हम शुरू करते हैं। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी में कौन सा क्वेश्चन पेपर आया था सेट 1 में, और कितने स्टूडेंट्स को यही सेट मिला था और आपने किस तरह से उसके उत्तर लिखे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य निर्देश पर। आशा करती हूं आपने सामान्य निर्देशों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, क्योंकि ये सामान्य निर्देश आपको असामान्य सी सफलता दिलाएंगे। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पूर्ण रूप से अनुपालन कीजिए। लिखा है साफ साफ। यदि इसके बाद भी कोई बच्चे ने यदि नहीं पढ़ा है तो फिर भाई बाद में पछताना होता है। पहला दिया है, इस प्रश्न पत्र में कुल 18 प्रश्न हैं। कुल 18 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। आशा करती हूं सभी ने देख लिया है। रीडिंग टाइम जो आपको 15 मिनट का मिला था उसमें आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा, ठीक है। खंड आ में उप प्रश्नों सहित 45 बहुविकल्पी या वस्तु प्रश्न पूछे गए हैं और निर्देशों का पालन करते हुए 45 में से 40 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। 45 प्रश्न हैं और उनमें से 40 का उत्तर आपको लिखना ही है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। आंतरिक विकल्प आपको पता ही है कि यदि कोई प्रश्न 3 प्रश्न आए हैं, जैसे निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः लिखिए। क्या आपने इन सभी निर्देशों का भली भांति पालन किया है, करके आए हैं? यदि किया है तो निश्चिंत रहिए, निसंदेह आपको बहुत अच्छा हिंदी का परिणाम मिलने वाला है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। खंड आ, बहुविकल्पी या वस्तुपरक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया है 5 नंबर का। क्या दिया है इसमें? अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। सबसे पहली बात, ऐसा तो नहीं है कि जो विकल्प मान लो ए है, बी है या सी है तो उसको आपने सिर्फ ए लिख कर आए हैं। यदि ये सही है, उसके सामने जो भी शब्द या वाक्य लिखे हैं उसको भी लिख कर आना है। तभी कहते हैं कि प्रश्नों को यदि ध्यान से पढ़ लिया जाए तो आधा समाधान तो हो जाता है। पढ़ते हैं गद्यांश, जो कि 5 नंबर का है। कृषि, कृषि मीन समझते हो ना बेटा, किसानी, खेती। कृषि में हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। तो बताइए, हरी खाद किसे कहते हैं? क्या किसी दुकानों पर मिलती है, या जहां पर केमिकल्स नहीं मिलते हैं, यूरिया और ये और वो, तो क्या वहां पर मिलती है? नहीं। हरी खाद वो सहायक फसल है जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसके जैविक पदार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है। प्रायः इस तरह की फसल को हरित स्थिति में हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। जब छोटी छोटी घास जो जमीन में उगाती है, हल चलाया जाता है तो उसमें वही घास परिवर्तित हो जाती है और बहुत अच्छे से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। हरी खाद से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है और भूमि की रक्षा होती है। मृदा मीन्स मिट्टी, मृदा के लगातार उपयोग से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए आवश्यक तत्व नष्ट होते हैं। तो क्या होता है? मृदा के लगातार उपयोग से
यदि हमेशा उसमें खेती करती जाए करते जाए और कभी उसकी उलट पलट ना की जाए, कभी उसको थोड़े 1 साल के लिए, आपने वो भी सुना होगा ना अल्टरनेट, या जो भी खेती की जाती है कि थोड़ी एक सीजन के लिए फसल को छोड़ दिया, मिट्टी को छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें दूसरी फसल जब लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से हो। तो मृदा के लगातार उपयोग से उसमें उपस्थित पौधे की बढ़वार के लिए, मतलब जो यदि मिट्टी का लगातार प्रयोग हो रहा है तो जो पोषक तत्व पौधों के लिए चाहिए, लगातार प्रयोग होने के लिए आवश्यक तत्व नष्ट हो जाते हैं यदि लगातार उसका प्रयोग किया जाता है मिट्टी का। इनकी क्षति पूर्ति के लिए, मतलब इनकी कमी की पूर्ति के लिए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। ठीक है, हरी खाद, थोड़ी देर उस जमीन को, उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई हर बार उसको रेस्ट चाहिए ना, उसको भी आराम चाहिए। तो ऐसा करने से मिट्टी फिर अपना पोषक तत्वों का निर्माण करती है। बिना गले सड़े हरे पौधे, फसलों अथवा उनके भाग को जब मिट्टी की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। जब मिट्टी की नत्रजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है, उस छोटी छोटी घास को हल के माध्यम से जब हल चलाया जाएगा तो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ हो जाएगी, लेकिन उस घास को हटाया नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि हटाकर फेंक दिया जाए, उसको उसी में दबाया जाता है। उसी को हरी घास, हरी खाद कहते हैं, जो कि मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है और फसल के लिए लाभकारी। ठीक है, हरी खाद के उपयोग से न सिर्फ जीवांश भूमि में उपलब्ध होता है बल्कि मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार होता है। क्या करती है हरी खाद? इसके उपयोग से न सिर्फ जीवांश भूमि में उपलब्ध होता है बल्कि मृदा मतलब मिट्टी की जो भौतिक है, रासायनिक है और जैविक दशा, उसमें भी सुधार होता है हरी खाद के माध्यम से। वातावरण तथा भूमि प्रदूषण की समस्या को समाप्त किया जा सकता है। लागत घटने से किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। अब लागत भी घट जाती है, ऐसा नहीं, क्योंकि हर बार ये केमिकल्स वो केमिकल्स खरीदेंगे तो किसानों की लागत ज़्यादा होगी। भूमि में सूक्ष्म तत्वों की भी आपूर्ति होती है, साथ ही साथ मृदा की उर्वरा शक्ति को भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति मीन्स फर्टाइल जो भूमि है उसमें बढ़ जाते हैं फर्टिलाइजर्स। पहला प्रश्न दिया है, हरी खाद का उपयोग खेतों में क्यों किया जाना चाहिए? विकल्प 4 हैं, देखती हूं, मैं पढ़ती हूं और बताइएगा आप कि आपने कौन सा सही लिख कर आया है। हरी खाद का उपयोग खेतों में क्यों किया जाना चाहिए? पहला विकल्प है रासायनिक खाद की महंगी लागत से बचने के लिए, या फिर दूसरा रासायनिक खाद के जहर से बचने के लिए, या फिर तीसरा सी खेती के पारंपरिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए, या फिर डी मिट्टी की उर्वरा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। जल्दी से बताइए। आशा करती हूं आपने आंसर डी ही लिख कर आए होंगे, उसी को विकल्प को चुना होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, मिट्टी का उपजाऊपन कैसे कम हो जाता है? कम कैसे हो जाता है? ए रासायनिक खाद के उपयोग से, बी समय पर वर्षा न होने से, सी मिट्टी के निरंतर उपयोग से, या डी तेज आंधी तूफान के आने से। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि यदि मिट्टी का, मृदा का लगातार निरंतरता के साथ उपयोग किया जा रहा है, उसे बिल्कुल भी रेस्ट या आराम नहीं दिया जा रहा है, तो उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। लिख कर आए हैं? हाँ, ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, हरी खाद देना क्रिया कहा जाता है। ए खेतों में हरे रंग की खाद का प्रयोग करने को, बी खेतों में ताजी खाद का प्रयोग करने को, सी गलने सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों में दबाने से, या फिर डी गलने सड़ने के बाद सहायक फसल को खेतों में दबाने से। तो हरी खाद देना मतलब जब जो होती है, ठीक है, उससे सहायक फसल को खेतों में दबाने से ही होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ा था, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, वातावरण प्रदूषण की, ठीक है, यहाँ लिखा है हरी बिना गले सड़े हरे पौधों को जब मिट्टी की, हाँ मतलब बिना सड़े गले, तो यहाँ पर जो उत्तर है गलने सड़ने के बाद, मतलब गलने सड़ने से पूर्व होगा बेटा इसका आंसर, है ना।
कि गलने सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों में दबाने से, यही होगा। देखिए, क्योंकि यहां पर लिखा है बिना गले सड़े हरे पौधे को जब मिट्टी की नाइट्रोजन या जीवांश की मात्रा बढ़ाने के लिए खेतों में दबाया जाता है तो इस क्रिया को हरी खाद देना कहते हैं। बिना गले सड़े हरे पौधों को, तो विकल्प क्या दिए हैं? विकल्प दिए हैं हरी खाद देना कहा जाता है गलने सड़ने से पूर्व सहायक फसल को खेतों में। यहां लिखा है गलने सड़ने के बाद, गलने सड़ने से पूर्व की बात है ये, है ना, पहले पूर्व दिया है वहां, तो ये हो जाएगा सही। अब क्या है चौथा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है हरी खाद के उपयोग से भूमि में नमी बढ़ती है। दूसरा, हरी खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरा बढ़ती है। तीसरा, हरी खाद के उपयोग से वातावरण शुद्ध होता है। चौथा, हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में जीवांश बढ़ते हैं। तो चौथा तो एकदम सही है। अब देखते हैं चौथा किसके साथ है। तो चौथा, अब यहां तो केवल दूसरा दिया है तो ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरे और चौथे में, मतलब सी और डी में चौथा दिया है, यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। अब हमें देखना होगा ये कि इनमें से क्या, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला केवल दूसरा, हरी खाद के उपयोग से भूमि की, नो। फिर दिया है बी केवल पहला, तो पहला हरी, नहीं, ये भी नहीं है। फिर है दूसरा, तीसरा और चौथा, केवल पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, ठीक है, केवल दूसरा, मतलब हरी खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ती है, बिल्कुल। तीसरा, हरी खाद के उपयोग से वातावरण शुद्ध होता है, और हरी खाद के उपयोग से मिट्टी में जीवांश बढ़ते हैं। तो ये जो है वही सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, क्या आप यही करके आए हैं बेटा? ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक उत्तम विकल्प है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए हरी खाद एक, बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, हरी खाद से मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में सुधार होता है और लागत घटती है, ये भी सही है। तो कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं, ये गलत है। बी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। कथन ए सही है तथा कारण आर उसकी गलत व्याख्या है। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। तो ये वाला सही जाएगा, क्योंकि ये, ठीक है, समझ में आया बेटा? यहां पर यदि हम देखें तो कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या है, तो डी ही इसका सही आंसर होगा। आशा करती हूं आपने विकल्प डी को चयन किया होगा, साथ ही साथ ये लिख कर भी आए होंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा रहता है कि विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है बेटा, छोड़ा तो नहीं था। चलो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आया है, 5 नंबर का ही है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अनुभवी व्यक्तियों का कहना है, किसकी बात हो रही है इस गद्यांश में? अनुभवी व्यक्तियों का कहना है कि लक्ष्य चुनना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे जितनी जल्दी चुना जाए उतना ही बेहतर है। ये अनुभवी व्यक्तियों का कहना है कि लक्ष्य को चुनना ही मतलब काफी नहीं है कि भाई हमने लक्ष्य सिलेक्ट कर लिया कि हमें ये बनना है या ये प्राप्त करना है, तो यही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए कई बड़े काबिल लोग लक्ष्य, मतलब जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें लक्ष्य को चुनना है, उतना ही बेहतर होता है। कई बड़े काबिल लोग लक्ष्य चुनने में इतनी देर कर देते हैं कि उसे हासिल करने के लिए जीवन में समय ही नहीं बचता। इसीलिए स्कूली स्तर पर ही भाषा, गणित, विज्ञान समेत सभी विषयों के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत जैसी विधाओं को भी पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाता है, ताकि कच्ची उम्र से ही बच्चे अपनी रुचि के अनुरूप जीवन का लक्ष्य तय कर उसी दिशा में आगे बढ़ सकें। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अपने शौक को लक्ष्य और फिर पेशे के रूप में चुनने से सफलता सुनिश्चित हो जाती है। क्या कहना है मनोवैज्ञानिकों का? कि अपने शौक को लक्ष्य और फिर पेशे के रूप में चुनने से सफलता सुनिश्चित हो जाती है,
क्योंकि इन्हें हासिल करने में इंसान अपना दिल, दिमाग और ताकत लगा देता है। लक्ष्य निर्धारण में देरी का अर्थ ही दूसरों से पिछड़ना है। यदि हमने लक्ष्य निर्धारण में देरी कर ली तो हम ऑफ कोर्स बिल्कुल पिछड़ ही जाएंगे लोगों से। आमतौर पर बच्चे कहते हैं कि मैं बड़ा होकर लक्ष्य तय करूंगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बनूंगा, लेकिन इससे आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? जी हां, लता मंगेशकर ने तो किशोर अवस्था में ही गायिका बनने का प्रयास शुरू किया था और इतिहास रच दिया। तय है, लक्ष्य के साथ जीना सीखने वाले मुड़कर नहीं देखते। कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि सफलता का बड़ा हिस्सा लक्ष्य निर्धारण पर जल्दी या देरी पर टिका है। यदि जल्दी लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो सफलता जल्दी मिलेगी, यदि देरी से लक्ष्य निर्धारण किया तो सफलता देरी से मिलेगी या हम पीछे रह जाएंगे। महज 8 वर्ष की आयु में अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स ने, कितने वर्ष की आयु में? महज 8 वर्ष की आयु में। किसने? माइकल फेल्प्स, अमेरिकी तैराक हैं जो तैराकी में ओलंपिक पदक जीतने का लक्ष्य साधा और आगे चलकर 23 स्वर्ण पदक समेत कुल 28 पदक जीतकर ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया और 8 वर्ष की आयु में ही ये निश्चित कर लिया था कि मुझे तैराकी प्रतियोगिता जीतनी है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है। 8 वर्ष की आयु बच्चा, और उनका ये जो समर्पण भाव है, लगन है, उसमें उन्होंने 23 स्वर्ण पदक समेत 28 पदक जीतकर ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया। शिवाजी महाराज सबने सुना होगा। शिवाजी महाराज ने कहा था, एक छोटा कदम लक्ष्य निर्धारण की ओर बाद में संपूर्ण लक्ष्य हासिल करा देता है। किसने कहा था ये? शिवाजी महाराज ने। क्या कहा था? कि एक छोटा कदम लक्ष्य निर्धारण की ओर बाद में संपूर्ण लक्ष्य हासिल करा देता है। इसीलिए सोच विचार में समय गंवाने के बजाय लक्ष्य चुनिए और उड़ान भरना शुरू कीजिए। जितने जल्दी लक्ष्य निर्धारण होगा उतने ही जल्दी सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम प्रश्नों पर और देखते हैं कि विकल्प किस तरह के दिए हैं। अनुभवी व्यक्तियों का लक्ष्य चयन के विषय में क्या मत है? क्या कहा था अनुभवी व्यक्तियों ने? पहला दिया है ए, लक्ष्य सोच विचार का शीघ्र निर्धारित करना चाहिए। बी, लक्ष्य निर्धारण करने में बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। सी, लक्ष्य निर्धारण करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डी, लक्ष्य निर्धारण आर्थिक लाभ को देखकर किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा था लक्ष्य सोच विचार का शीघ्र निर्धारित कर देना चाहिए। अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। 8 वर्ष की आयु में आपने देखा ना, अमेरिकी जो थे तैराक, उन्होंने किया। साथ ही साथ लता मंगेशकर जी ने भी किशोर अवस्था में गायक बनने की ठानी और वो स्वर कोकिला कहलाई, इतिहास रच दिया। तो लक्ष्य सोच विचार का शीघ्र निर्धारित करना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। अगला दूसरा है, स्कूली स्तर पर विभिन्न विषयों के साथ अन्य विधाओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों बनाया जाता है? जैसे जो विषय हैं उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज जो रहती है उनको क्यों शामिल किया जाता है? पहला है, बच्चों के दिमाग को कुछ समय आराम मिल सके। बी, बच्चे रुचि के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ सकें। सी, बच्चों को अन्य विधाओं की जानकारी मिल सके। और डी, बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन हो सके। तो हमने देखा है गद्यांश में कि बच्चे रुचि के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करें और उसमें आगे बढ़ सकें। अगला प्रश्न दिया है, गद्यांश में लेखक ने प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण क्यों दिए हैं? पहला, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, सही उम्र में लक्ष्य निर्धारण की महत्ता समझाने के लिए। तीसरा, उनकी तरह परिश्रम कर महान बनने के लिए। या फिर चौथा, उनके जीवन के इतिहास से परिचित कराने के लिए। तो सही विकल्प होगा, सही उम्र में लक्ष्य निर्धारण की महत्ता समझाने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध व्यक्तियों के उदाहरण लिए, शिवाजी महाराज, लता मंगेशकर, अमेरिकी तैराक, ताकि सही उम्र में लक्ष्य निर्धारण की महत्ता को समझें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अगला, गद्यांश में प्रयुक्त उड़ान भरना का अर्थ है, जो कि शिवाजी महाराज की पंक्तियां थी। ए, सपने देखना। बी, कल्पना करना। सी, हवाई यात्रा करना। या फिर डी, कोशिश करना। सपने देखना, उड़ान भरना, सपने देखना, कल्पना करना, हवाई यात्रा करना या कोशिश करना। तो गद्यांश में प्रयुक्त उड़ान भरने का अर्थ है कि हमें कोशिश करते जाना चाहिए और हमेशा लक्ष्य निर्धारण में मतलब देरी नहीं करना चाहिए।
पांचवा है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए, अपने शौक को लक्ष्य और पेशा बनाने से सफलता सुनिश्चित हो जाती है। क्या लिखा है? अपने शौक और लक्ष्य को पेशा बनाने से सफलता निश्चित हो जाती है। बिल्कुल, ये तो कहा गया है। कारण क्या दिया है? एक छोटा कदम लक्ष्य निर्धारण की ओर बाद में संपूर्ण लक्ष्य हासिल करा देता है। ये भी सही है। तो देखते हैं विकल्प क्या दिए हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत हैं। दूसरा है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा दिया है, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। डी, चौथा दिया है, कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात ये सही है। कथन ए तथा कारण आर सही व्याख्या करते हैं। अब है तीसरा। यहां पर तीसरा प्रश्न है पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से यानी 4 प्रश्नों के उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पदबंध पहला है, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। वाक्य में रेखांकित पदबंध है मैं तो खेलते कूदते। ए है संज्ञा पदबंध, बी है क्रिया पदबंध, सी है विशेषण पदबंध और डी है क्रिया विशेषण पदबंध। अब बेटा ध्यान देने की बात यह है, इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हुए थे? यहां दिया है मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। अब मान लो इस वाक्य से कोई प्रश्न करे तो प्रश्न क्या होगा? क्या होगा कि अरे तुम कैसे दर्जे में अव्वल आ गए, कैसे आया? और जहां कैसे है, कहां है, कब है, वहां क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण पदबंध ही इसका सही जवाब होगा। क्या आपने इसका जवाब डी लिख कर आए हैं? किया है? यदि किया है तो सही होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है, बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध है। बार बार ततारा, ठीक है, वामीरो और ततारा की कथा आपको याद है, जो एक सच्ची प्रेम गाथा थी। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता है। हमें ढूंढना है संज्ञा पदबंध, ठीक है। ए है ततारा का याचना भरा, ततारा का याचना भरा अकेला। बी है याचना भरा चेहरा, नहीं है। सी बार बार ततारा का, या डी आंखों में तैर जाता। तो बार बार तंतारा का, क्योंकि यही यहां पर संज्ञा है और हम ये जब ततारा का याचना भरा नहीं कह सकते हैं क्योंकि यही इसमें सही आएगा। बार बार तंतारा का ही संज्ञा पदबंध होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना दिया था। वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है बना लिया था, घोंसला बना लिया था। बनाना, कुछ भी करना, तोड़ना, उठना, बैठना, लेना देना, खाना पीना, क्या होता है? सब क्रिया। तो क्या दिया है विकल्प? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया विशेषण। तो बना लेना मतलब क्रिया है, तो ये क्रिया पदबंध होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लकड़ी की बड़ी अलमारी से पुस्तक ले आओ। क्या लिखा है? लकड़ी की बड़ी अलमारी से पुस्तक ले आओ। इस वाक्य में विशेषण पदबंध कौन सा है? लकड़ी की बड़ी अलमारी से, लकड़ी की बड़ी, बी बड़ी अलमारी से पुस्तक, सी अलमारी से पुस्तक, या डी बड़ी अलमारी से पुस्तक ले आओ। लकड़ी की बड़ी ही इसका विशेषण पदबंध होना चाहिए, ठीक है। बड़ी अलमारी से पुस्तक ले आओ, बड़ी अलमारी से पुस्तक ले आओ, लकड़ी की बड़ी, ठीक है। तो यहां पर विशेषण पदबंध तो लकड़ी की बड़ी होना चाहिए। हाँ, लकड़ी की बड़ी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं? वाक्य में रेखांकित पदबंध है सबकी सहायता करने वाले, सबकी। तो क्या संज्ञा है? नहीं है। सर्वनाम है? सोचते हैं। विशेषण है? क्रिया है? नहीं, विशेषण या क्रिया तो नहीं है। सबकी सहायता करने वाले आप, ठीक है। तो यहां पर बेटा मुझे सर्वनाम लग रहा है। आप क्या लिख कर आए हैं बताना मुझे, बाकी तो हम देखेंगे और क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा,
रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, ये 4 नंबर के हैं। पहला है, पढ़ाई और खेलकूद साथ साथ चल सकते हैं। वाक्य रचना की दृष्टि से है। पहला ए है मिश्र वाक्य, दूसरा सरल वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य या डी चौथा सामान्य वाक्य। तो अब जैसे ही मैंने बताया था कि भाई और एवं जो होंगे, आपने भी पढ़ा था कि जहां पर और को हम देखेंगे तो संयुक्त वाक्य होगा। अब हमें देखना है कि पढ़ाई और खेलकूद साथ साथ चलते हैं। तो यहां पर बेटा जब 2 वाक्यों के बीच में और लगता है तब तो संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन यहां 2 वाक्य तो है ही नहीं। 2 वाक्य करके देख सकते हैं क्या? पढ़ाई साथ साथ चल सकते हैं, नहीं है। खेलकूद साथ साथ चल सकते हैं, नहीं है। मतलब 2 वाक्यों के बीच में नहीं है, ये 2 शब्दों के बीच में और है। और जब 2 शब्दों के बीच में और आए तो वो सरल वाक्य ही होता है, संयुक्त नहीं होता। क्योंकि संयुक्त वाक्य जब होता है जब वो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यहां पर हमें 2 वाक्य कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होना चाहिए सरल वाक्य। चलते हैं आगे। उनकी नजर मेरी ओर उठते ही मेरे प्राण निकले। उनकी नजर मेरी ओर उठते ही मेरे प्राण निकले, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा। उनकी नजर मेरी ओर उठी, नहीं कि मेरे प्राण निकले। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। जैसे ही उनकी नजर मेरी ओर उठी वैसे ही मेरे प्राण निकले। जब उनकी नजर मेरी ओर उठी तब मेरे प्राण निकले। तो ये दोनों तो बिल्कुल वो हैं आपके मिश्र वाक्य। उनकी नजर मेरी ओर उठी, नहीं कि मेरे, नहीं। तो यही इसका सही जवाब होगा कि उनकी नजर मेरी ओर उठी और ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, मेरे प्राण निकले। तो यही इसका सही जवाब होगा। अगला, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उन्हें तोड़कर स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ए, सफल खिलाड़ी होने के कारण उसका कोई निशाना खाली नहीं जाता। दूसरा, वह सफल खिलाड़ी है इसलिए उसका कोई निशाना खाली नहीं जाता। तीसरा दिया है, सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाता। चौथा दिया है, वह खिलाड़ी सफल है और उसका निशाना खाली नहीं जाता। तो वह सफल खिलाड़ी है इसलिए उसका कोई निशाना बाकी मतलब खाली नहीं जाता। कारण सफल खिलाड़ी वह है जिसका, सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं जाता। तो यहां पर देखिए, सफल खिलाड़ी होने के कारण साधारण में जाएगा। सफल खिलाड़ी, वह सफल खिलाड़ी है, ये तो अपने आप में पूर्ण वाक्य है, ये मिश्र वाक्य नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त में जाएगा। और ये सरल में जाएगा क्योंकि इसको तोड़ नहीं सकते। मतलब सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली, यस, यही होगा मिश्र वाक्य का उदाहरण सी। आपने कौन सा इसमें चयन करके आए हैं बताइए? क्योंकि वह खिलाड़ी सफल है और, तो ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, उसका कोई निशाना खाली नहीं जाता, ये भी अपने आप में पूर्ण है। तो तीसरा ही इसका सही जवाब होना चाहिए क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर नजर आ रहे हैं। अगला, तंतारा वामीरो की जो त्यागमयी मृत्यु थी वो इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। रचना की दृष्टि से यह वाक्य है, तंतारा वामीरो की जो त्याग मृत्यु थी वो इसी सुखद परिवर्तन की। क्या है ये? एक दूसरे पर निर्भर दिख रहे हैं, तो हमें अधिक सोचना ही नहीं है, ये मिश्र वाक्य है। क्योंकि सरल वाक्य है नहीं, संयुक्त वाक्य है ही नहीं, क्योंकि जोड़ने का कोई काम नहीं है। साधारण वाक्य मतलब सरल वाक्य एक ही होते हैं, इसलिए मिश्र वाक्य है। ये एक दूसरे पर निर्भरता यहां पर दिखाई जा रही है। ठीक है। अगला है, मेरी मां कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ने पर पेड़ रोएंगे। इसका सरल वाक्य होगा। अब हमें इसका देखना है कि सरल वाक्य क्या होगा, तो ध्यानपूर्वक आपने पढ़े होंगे। पहला दिया है मेरी, अब क्या करना है बेटा हमें? सरल वाक्य, मेरी मां कहती थी कि, ये मिश्र वाक्य में दिया है, हमें इसे सरल में परिवर्तित करना है। मेरी मां के अनुसार सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ने पर पेड़ रोएंगे, ये लग रहा है बिल्कुल।
बी है मेरी माँ का ऐसा कहना था कि, नहीं ये नहीं है। सी मेरी माँ का कहना था कि, नहीं है। सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ने पर पेड़ रोएंगे, माँ का कहना था। तो सरल वाक्य ए है। ठीक, सरल वाक्य है कि मेरी माँ के अनुसार सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते तोड़ने पर पेड़ रोएंगे। अब हम चलते हैं समास पर आधारित प्रश्न। अब तक दादा कितनी बार हमने अभ्यास किया था बेटा? अ ब त क द द। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व समास। अब देखते हैं समास पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है भयाकुल समस्त पद का सही समास विग्रह और समास का नाम कौन सा होगा? भयाकुल क्या होगा? ये भय से आकुल। ठीक है, तत्पुरुष समास या भय से कुल कर्मधारय समास, भय में कुल कर्मधारय समास, भय में आकुल तत्पुरुष। तो भय से आकुल तत्पुरुष, जहां पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो। आमरण समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? आमरण, आमरण। अब देखना यह है कि इसमें जो 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में बेटा पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। पहले को कहते हैं पूर्व पद और दूसरे को कहते हैं उत्तर पद। तो आमरण में आ पूर्व पद है और मरण उत्तर पद है। तो आ क्या है? आ है अव्यय और उपसर्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि आमरण है अव्ययी भाव समास। ठीक है, आमरण एक कर्मधारय तत्पुरुष बहुब्रीहि, तो अव्ययी भाव समास है जिसका पूर्व पद अव्यय हो। आमरण, आ से बहुत सारे उपसर्ग भी होता है जिससे कई सारे हम और भी शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आजन्म, ठीक है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा। आगे चलते हैं। नरहरि समस्त पद का विग्रह होगा। नरहरि, ए नर के समान हरि, बी नर रूपी हरि, सी हरि रूपी नर या नर और हरि। तो यहां पर आएगा विग्रह नरहरि की, मतलब नरहरि क्या हुआ था? जब प्रहलाद की भक्ति से श्री हरि विष्णु ने किसका रूप धारण किया था? शेर का, नरसिंह। तो नर के समान हरि, नर रूपी हरि, हरि रूपी नर। तो नर रूपी हरि ही इसका सही होना चाहिए। नर रूपी हरि, नर और हरि तो नहीं होगा। नर के समान हरि, नर रूपी हरि, नर के समान हरि। ठीक है, तो नर के जैसा या नर के जैसा या के समान तत्पुरुष होना चाहिए इसमें। और देखते हैं आगे। लंबा है उदर जिसका विग्रह का समस्त पद होगा। हमने पढ़ा था लंबा है उदर जिसका श्री गणेश, इसमें आता है बहुव्रीहि समास। तो लंबा है उदर जिसका क्या कहते हैं उसको? लंबोदर। लंबादर नहीं, लंबा उदर नहीं, लंबादर नहीं, अच्छा लंबोदर। और गणेश जी का है तो ये बहुव्रीहि समास में जाता है। आत्मकथा समस्त पद का विग्रह है। ए आत्मा की कथा, बी आत्म की कथा, सी आत्मा के लिए कथा या डी आत्मा से कथा। आत्मकथ्य, आत्मकथा, आत्मा की कथा, आत्मा की कथा ही होगा आत्मकथा। ठीक है, आत्म की कथा, आत्म की कथा, स्वयं की कथा, आत्मकथा। चलो, तो आत्मा की कथा या आत्मकथा यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं। तो आत्मा की कथा और आत्मकथा में क्या लगाया है मुझे बताइएगा आपने। चलो, अब है 6वां प्रश्न। निर्देश अनुसार मुहावरे पर आधारित निम्नलिखित 6 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। मुहावरे पर आधारित है। ए है, पहला है प्राण निकलना, मुहावरे का सही अर्थ है ए मर जाना, बी परलोक सिधार जाना, सी भयभीत हो जाना या जड़ हो जाना। तो प्राण निकलना मतलब अरे बाप रे मेरे तो प्राण ही निकल गए, इतना डर लगा, भयभीत हो गया। ठीक है। हिम्मत टूटना मतलब पूरी तरह से
क्या टूट जाना? साहस समाप्त होना, धैर्य समाप्त होना, धन समाप्त होना या आशा। तो हिम्मत मतलब साहस समाप्त हो जाना, यही सही होना चाहिए। अगला, नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर देश की ए आंखें नम हो जाना, बी छाती फैल जाना, सी खुशी का ठिकाना ना रहना है लॉटरी लग जाना। नीरज चोपड़ा द्वारा ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर देश की खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक है, तो ये सही होना चाहिए। अब है आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए क्या करनी पड़ती है? आंखें फोड़ना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, खून जलाना होता है, लोहे के चने चबाना होता है। तो आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए दिन रात एक करना होता है। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करनी है। शिकारी की एक ही गोली ने आदमखोर शेर का खाक में मिला दिया, धूल चटा दिया, धूल में मिला दिया, काम तमाम कर दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। असंभव काम करके दिखाना, इस अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या होगा? असंभव काम करके दिखाना मतलब छोटा मुंह बड़ी बात करना, आसमान के तारे तोड़ना, पहाड़ चढ़ना, हथेली पर सरसों उगाना। तो असंभव कार्य करना मतलब आसमान के तारे तोड़ना होना चाहिए ना, अरे भाई उसने तो आसमान के तारे तोड़ लिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। हाँ, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये दिए हैं आपके पाठ्य पुस्तक के, स्पर्श का है। ठीक है, कबीर दास जी द्वारा है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागु अरि रोबे, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। यहाँ पर कबीर दास जी द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने यही कहा है कि ये संसार तो सिर्फ खाकर सो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं है। कबीर दास जी बहुत दुखी हैं और समाज की इस तरह की जो प्रतिक्रिया देखकर है उसको बहुत दुखी होते हैं कि ये क्या चल रहा है। विरह भुवंगन तन बसे, मंत्र न लागे कोई। और जो प्रेमी है, भक्त है, जो ईश्वर से सच्ची आत्मा से जुड़ा हुआ होता है, यदि उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसका पूरी तरह से अपने ईश्वर से मतलब बिछड़ना हो चुका है और वो जैसे कोई सर्प ने उसको पूरी तरह से बांध लिया है या कस लिया है। अब देखते हैं इससे संबंधित उत्तर मतलब प्रश्न किस तरह के दिए गए हैं। प्रश्न दिया है कबीर दास जी दुखी क्यों हैं? ए, ईश्वर से बिछुड़ने के कारण, बी, ईश्वर को प्राप्त ना कर सकने के कारण, सी, विषय वासनाओं में लिप्त मनुष्य को देखकर, या डी, ईश्वर भजन में लिप्त मनुष्यों को देखकर। ईश्वर से बिछुड़ने के कारण, ईश्वर को प्राप्त ना कर सकने के कारण, विषय वासनाओं में लिप्त होने के कारण दुखी क्यों हैं? ठीक है, प्रश्न दिया है कि कबीर दास जी दुखी क्यों हैं। तो सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। तो यहां पर बेटा उत्तर सही होगा विषय वासनाओं में लिप्त मनुष्यों को देखकर। इसलिए कबीरदास जी रोते हैं कि उन्हें ईश्वर भक्ति का कुछ भी नहीं पता और वो अपने आप में कोई दुखी नहीं है। ठीक है, दूसरा है सोना और जागना क्रमशः किसके प्रतीक हैं? ठीक है, तो यहां पर दिया है सोना और जागना, ए, निद्रा और अनिद्रा के, सोना और जागना, अंधकार और प्रकाश के, अज्ञान और ज्ञान के, और दुख और सुख के, सोवे अरु जावे। तो दुखिया हाँ, तो अज्ञान और ज्ञान के होना चाहिए, बिल्कुल यही जवाब होगा कि दुखिया दास कबीर है, रोवे। यहां दिया था सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, तो यहां पर सुख दिया है, सोना और जागना
क्रमशः किसके प्रतीक हैं? सोना अज्ञानता का, जागना ज्ञान का, अंधकार और प्रकाश के, दुख और सुख के। दुख और सुख के, तो यहां पर अज्ञान ही होना चाहिए। अगला है, किस व्यक्ति पर मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? किस व्यक्ति पर? ए है जिसका मन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो। किस व्यक्ति पर मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जिसका मन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त हो, ये नहीं होगा। जिसका मन अहंकार की भावना से भरा हो, जिसके मन में विरह रूपी सर्प ने घर बसा लिया हो, जिसके मन में, तो वह उस व्यक्ति पर मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिसके मन में विरह रूपी सर्प ने घर बसा लिया है। ठीक है। अगला है, कबीरदास जी के अनुसार बौरा, बौरा मतलब नहीं बौरा जाना, पागल हो जाना, कौन है? जिसे प्रभु का साक्षात्कार हो गया, जो प्रभु से विलग रहना चाहता है, जो प्रभु की दिन रात सेवा करता है, जो प्रभु के वियोग में जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, बौरा मतलब पागल। तो जो विरह वेदना में तड़प रहा है वही है। चलते हैं आगे। मंत्र न लगना का क्या अर्थ है? पीड़ित व्यक्ति का स्वस्थ न होना, बी विषय का प्रभाव कम होना, सी मंत्र सिद्ध ना होना, कोई उपाय काम ना आना। कोई उपाय काम ना आना ही इसका सही जवाब होना चाहिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पद्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। आत्मत्राण कविता में कवि किससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है? आत्मत्राण में ए है आत्मिक भय, बी है सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण। तो आत्मिक भय मतलब हे प्रभु इतनी कृपा करना कि जब कभी मैं सुखी रहूं या खुश हो जाऊं तो मैं तुम्हें भूल ना जाऊं। आत्मत्राण कवि किससे छुटकारा प्राप्त करना चाहता है? उन्हें किसी तरह से उनके मन में भय ना हो। अगला है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर बताइए कि पर्वतों की ऊंचाई से गिरने वाले झरने किसका गुणगान कर रहे हैं? पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पर्वतों की ऊंचाई से गिरने वाले झरने किसका गुणगान कर रहे हैं? अंबर के, इंद्र के, गिरि के या पावस के? तो गिरि मतलब हिमालय का गुणगान कर रहे हैं। अगला प्रश्न है नवा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। राज कपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह भी किया। तीसरी कसम के शिल्पकार का है यह गद्यांश, पता होना चाहिए, शैलेंद्र जी द्वारा रचित। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था। कौन? शैलेंद्र की बात हो रही है, जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यों ना रही हो, लेकिन यह एक दुखद सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बामुश्किल वितरक मिले। बहुत मुश्किल से वितरक मिल पाए हैं। ठीक है, बावजूद इसके कि तीसरी कसम में राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था जिनकी लोकप्रियता उन दिनों 7वें आसमान पर थी, और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व भी बेहद लोकप्रिय हुए। लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। क्यों? दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने का गणित जानने वाले की समझ से परी थी। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। प्रश्न आया है, राज कपूर ने शैलेंद्र को किस बात के लिए आगाह किया था? फिल्म का किसी को समझ ना आने वाली बात से, फिल्म से कोई आर्थिक लाभ ना मिलने वाली बात से, फिल्म निर्माण में होने वाली परेशानियों से, फिल्म की संभावित असफलता के खतरों से। यही आया है उसमें। चलते हैं आगे कि दूसरा प्रश्न क्या है। शैलेंद्र को किस प्रकार का व्यक्ति माना जाता है? कुशल फिल्म निर्माता, दूसरा प्रसिद्ध गीतकार, आदर्शवादी और भावुक व्यक्ति, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति। तो उन्हें माना जाता है आदर्शवादी और भावुक व्यक्ति, तीसरा सही है। तीसरी कसम फिल्म का दुखद सत्य क्या था? फिल्म के लिए खरीदार का ना मिलना, लोगों का फिल्म को ना समझ पाना, फिल्म का रूप वाले पर्दे पर ना पहुंच पाना, फिल्म को प्रसिद्धि ना मिलना, फिल्म के लिए खरीदार ना मिलना। गद्यांश में आई पंक्ति 2 से 4 बनाने का गणित का क्या अर्थ है? अधिक से अधिक धन कमाना, या फिर संख्याओं को जोड़ने का हिसाब, या अधिक से अधिक मुनाफा कमाना, या संख्याओं को गुना करने का हिसाब। तो तीसरा इसका सही जवाब है। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी।
पंक्ति का आशय है। यह करुणा अनुभूति का विषय थी, नाप तौल का नहीं। एक बार मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। ठीक है, शैलेंद्र को किस प्रकार का व्यक्ति माना जाता था? आदर्शवादी और भावुक व्यक्ति। नेक्स्ट है, तीसरी कसम फिल्म का दुखद सत्य था, फिल्म के खरीदार का ना मिलना। चौथा प्रश्न है, गद्यांश में आई पंक्ति 2 से 4 बनाना, मतलब अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। पांचवा है, उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौली जा सकने वाली चीज नहीं थी। यह करुणा अनुभूति का विषय थी, नाप तौल का नहीं। यह करुणा बुद्धि का विषय थी, नाप तौल का नहीं। यह करुणा हृदय का विषय थी, नाप तौल का नहीं। यह करुणा भावना का विषय थी, नाप तौल का नहीं। उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तौल सकने वाली चीज नहीं, भावना का विषय थी, क्योंकि शैलेंद्र जी अपनी भाषा भावनाओं को महत्व देते थे। अगला है, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखिए। 2 प्रश्न है। तंतारा वामीरो कथा के आधार पर बताइए कि पशु पर्व में तंतारा द्वारा तलवार खींचने का प्रमुख कारण क्या रहा होगा? क्यों तंतारा द्वारा अपनी तलवार को, भरी सभा ही कह सकते हैं, उस समय कार्यक्रम चल रहा था, पशु पर्व चल रहा था और उसने अपनी तलवार को खींची। ए, गांव वालों का विरोध। बी, वामीरो का रुदन, वामीरो रोए जा रही थी। या वामीरो की मां का विरोध, या क्रोध का निवारण। तो वामीरो का रुदन, गांव वालों का विरोध, वो नहीं चाहता था कि गांव वालों का विरोध करें। नहीं, कभी कभी हम किसी क्रोध से छुटकारा पाने के लिए, और वो पूरी तरह से जब उसने देखा कि वामीरो रो रही है, वामीरो की मां उस पर चिल्लाए जा रही है, गांव वालों का विरोध वो पूरी तरह से कर नहीं सकता था, तो क्या कर सकता था वो? ना तो वामीरो को जाकर समझा सकता था, ना उसको गले से लगा सकता था। तो एक अपनी, नहीं, किसी को गुस्सा होता है, कहीं हाथ पटक देना, कहीं पैर पटक देना, तो यही एक कारण रहा होगा। अगला है, अब कहां दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के लेखक की मां उन्हें क्या करने के लिए प्रेरित करती थी? दिया बाती के समय पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ने के लिए। बी, दरिया को सलाम करने के लिए। सी, कबूतरों को नहीं सताने के लिए। या प्रकृति और जीव जंतुओं से प्रेम करने के लिए। तो ये सभी सही हैं। उन्हें क्या क्या कहती थी? बिल्कुल, ये भी कहती थी वो, ये भी कहती थी, ये भी कहती थी। तो लेखक की मां उन्हें क्या करने के लिए प्रेरित करती थी? प्रकृति, यही सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये तीनों भी शामिल हो गए हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं से प्रेम करने के लिए, ये सही होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों आ गए हैं। आ चुके हैं बेटा हम वर्णात्मक प्रश्नों की ओर, खंड बा की तरफ। 11वां प्रश्न, गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। बड़े भाई साहब, कहानी का बड़ा भाई शिक्षा को रटंत ज्ञान और बेसिर पैर की बातें मानता है। किसको? शिक्षा को। क्या मानता है? रटंत ज्ञान और बेसिर पैर की बातें, जिनका व्यवहारिक जीवन में कोई अर्थ नहीं। इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। प्रेमचंद जी द्वारा रचित बड़े भाई साहब, आपने भली भांति पढ़ी है कि किस तरह से बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई अर्थात प्रेमचंद को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे, और प्रेमचंद जी भी उनका अनुसरण करते थे। और लेकिन बात ये थी कि किस तरह से उनके बड़े भाई साहब, हाँ, यूं तो वो ये बताना होगा आपने, आशा करती हूँ इस तरह से लिखकर आए होंगे आपने, बहुत शॉर्ट या एकदम संक्षिप्त रूप में इस कहानी का सार ही प्रस्तुत कर दिया होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ चाहिए था। ठीक है, लेखक अपने भाई से 3 वर्ष छोटे थे, 3 दर्जे छोटे होना चाहिए था, लेकिन उनके बड़े भाई, ऐसा लिखा है उन्होंने बड़े ही, या यूं कहें कि व्यंग्यात्मक या हास्यात्मक तरीके से, कि उनको एक बार नहीं दूसरी बार अच्छे से काम को करने में आनंद आता था, तो वो उत्तीर्ण नहीं होते थे। और लेखक अर्थात प्रेमचंद जी खेलते कूदते सब कुछ करते थे, और उसके बाद भी वो कक्षा में अव्वल आते थे। लेकिन उनके बड़े भाई साहब उनको समझाते थे, डांटते थे, अपने माता पिता का उदाहरण देते थे, और वो यही कहते थे कि ऐसे ही
बड़ी बड़े पदवी पर नहीं पहुंच जाते, अभी तुम छोटी कक्षा में हो, इसलिए ये तुम्हें खेलना कूदना या पतंगबाजी करना आ रहा है। जब मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हारी आंख खुलेगी, जब गणित या ज्योमेट्री से तुम्हारा पाला पड़ेगा तब जाकर। छोटी क्लास में पास होना कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह से कहकर कि रटंत ज्ञान और बिना सिर पैर की बातें मानता था। ठीक है सॉरी। तो इस प्रकार से आपने पूरा उसका शामिल किया है, तो उत्तर जरूर आपको मतलब मिल जाएंगे आपको 3 अंक। डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए कि अंग्रेज सरकार ने कलकत्ता वासियों द्वारा मोनूमेंट पार्क में आयोजित सभा को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे। पता ही है हमें कि डायरी का एक पन्ना में अंग्रेजों ने कलकत्ता वासियों को रोकने के लिए अत्यधिक जगह जगह उन्होंने पहरे लगा दिए थे, लाठी चार्ज स्टार्ट करवा दिया था, आदेश दिया गया था कि कोई भी सभाएं नहीं होंगी, किसी तरह का संगठन नहीं होगा, और जो भी यदि इस तरह का पाया गया तो उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा या कानूनी कार्यवाही की जाएगी। परंतु अब आपको ये भी लिखना था, और आशा करती हूँ आपने लिखा होगा, कि इतनी सख्ती के बावजूद भी कलकत्ता वासियों में ऐसा महसूस हुआ कि जो सुभाष बाबू ने जो तारीख और दिन और समय निर्धारित किया था, उसी दिन उसी समय पर वहां की स्त्रियों द्वारा झंडा फहराया गया, और ना केवल एक स्थान पर बल्कि हर घर तिरंगा था, और वो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी तरह से भारत देश को आजादी मिल गई है। अंग्रेजों के इतने अधिक प्रयास के बाद भी हिंदुस्तानियों का जज्बा देखते ही बना था। लिखा है आपने इस तरह से बेटा। अगला, कारतूस एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सादत अली वजीर अली का सगा चाचा होते उससे नफरत क्यों करता था। सादत अली पता ही है आपको कि वो उसका चाचा था, किसका? वजीर अली का। सॉरी, यहां पर हम बात करते हैं सादत अली, जो कि था चाचा किसका? वजीर अली का। ठीक है, और वजीर अली का जान का दुश्मन भी था। क्यों था? क्योंकि जब वजीर अली के पिता अवध के शासक रहे थे, पिता इनके पिता थे अवध के शासक, ठीक है, अवध के शासक थे, तो उस समय सादत अली को लगता था कि इस अवध के शासक थे वजीर अली के पिता, तो उनके जाने के बाद यही अवध का शासक होगा। परंतु जब वजीर अली का जन्म हुआ तो सादत अली के तो मानो कलेजे पर सांप लौट गया, और उसको लगा कि अब गद्दी मेरी नहीं है। उसके जन्म के साथ ही सगे चाचा होकर भी सादत अली वजीर अली की जान का दुश्मन हो गया। ठीक है, सादत अली जब राजगद्दी पर बैठे तो वो जाकर सादत अली वजीर अली जब राजगद्दी पर बैठे अवध की, तो सादत अली अंग्रेजों से जाकर मिल गया, और अंग्रेज चाहते ही थे कि हर एक राज्य को अपने कब्जे में किया जाए। साथ ही साथ वो लालची भी थे, धन एकत्रित करना चाहते थे। तो सादत अली ने नकद उस समय कैश 10 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए, साथ ही साथ अपना जो आधा राजपाट था वो भी दे दिया। इसलिए अंग्रेजों ने उसकी मदद की, सहायता की, और वजीर अली को राजगद्दी से हटा दिया गया। बावजूद इसके वजीर अली अकेले दम पर अंग्रेजों को कई बार नाकों चने चबाता रहा, और आपको पता है कि कर्नल के सामने, कर्नल के हाथों से उसने कारतूस भी ले ली, और कर्नल की मूर्खता कहें या क्या नासमझी कहें, वजीर अली को ढूंढने के लिए कई जगह जो टेंट या तंबू लगाए गए थे कि वजीर अली को ढूंढना है, वो अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन वो उन्हीं के कैंप में चला जाता है। वजीर अली जाबाज, साहसी, बहादुर, देश प्रेमी, जितनी ही उनकी विशेषताएं बताई जाएं उतनी कम है। एकांकी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सादत अली वजीर अली का सगा चाचा होते उनसे नफरत क्यों करता था। क्योंकि वो आपको पता ही चल गया ना कि ये सब यदि आपने लिखा है कि जन्म के साथ ही वो वजीर अली को अपना शत्रु मानने लगा था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रश्न 12वां, पद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखना है। तोप,
साल में 2 बार चमकाई जाती थी, 15 अगस्त और 26 जनवरी। कविता के आधार पर तोप और गौरैया की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो तोप का संदेश सिर्फ यही था बेटा। क्या संदेश था? कि कोई भी कितना ही बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, एक ना एक दिन बुझ ही जाता है, एक ना एक दिन उसकी सत्ता नष्ट हो ही जाती है। इसलिए अपने समय रहते ये ना सोचें कि किसी भी प्रकार का अभिमान, घमंड या दुर्व्यवहार ना करें किसी के भी साथ, क्योंकि ये दुनिया रंगमंच के समान है, कब कहां कौन सा किरदार निभाना पड़ जाए। आज जिस पर आप रौब झाड़ रहे हैं, जिस पर आप सत्ता जमा रहे हैं, जिसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, हो सकता है कल भविष्य में वही आपके ऊपर की कमान संभाले हो, फिर आपके साथ किस तरह का रवैया किया जा सकता है। दूसरा, तोप जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की यदि हम बात करें, तो तोप ने एक ही अपने बड़े से बड़े गोला बारूद जैसे उड़ाया जाता था और असंख्य बिल्कुल निर्दोष प्राणी के चिथड़े उड़ जाते थे। वो तोप जिसके नाम से लोग थर थर कांपते थे। नहीं कहते कोई तोप है क्या? डायलॉग सुना है क्या आपने कभी? अरे हम नहीं डरते, वो कोई तोप है क्या? तोप मतलब खतरनाक, भयंकरता, जिससे सब डरते थे। लेकिन आज वही तोप जो उस समय लोगों के परखच्चे उड़ा दिया करती थी, आज वही सिर्फ एक सामान्य सी वस्तु बन गई है जिसको लोग देखते हैं सैलानी। इतना ही नहीं, बच्चे उस पर बैठकर घोड़ा भी खेलते हैं, सवारी बना देते हैं। और इतना ही नहीं, चिड़िया दिया ना गौरैया, उसके अंदर जाकर उसका होल भी बंद कर लेती हैं और वहीं अपनी गपशप में लग जाती हैं। तो तोप जो कभी खतरनाक हुआ करती थी, सबको थर थर कांपाती थी, और आज वही तोप कुछ नहीं रही। तो संदेश यही है कवि का कि कितने भी बड़ी पदवी या कितनी भी बड़ी हम सफलता प्राप्त क्यों ना कर लें या बहुत शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, ये शक्तिशालिता या फिर ये जो भौतिक वस्तु है कभी स्थिर नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं नश्वर है, हमेशा एक सा नहीं है। हमने शिशु रूप में जन्म लिया, बढ़ते गए, हमारा रूप ही परिवर्तन हो गया, सब कुछ परिवर्तन आज ऐसे हैं। 10-20 सालों बाद ये लाली मैडम को आप पहचान नहीं पाएंगे कि अच्छा यही थी, बेचारी कैसी हो गई हैं। तो कुछ भी स्थिर नहीं है। तो तोप के माध्यम से कवि यही कहना चाहते थे। अगला, घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। मनुष्यता कविता से ली गई इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ते समय क्या याद रखने को कहा है और क्यों। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, मतलब हमारी जो आपस की भाईचारे की भावना है उसमें कभी भी कोई दूरियां ना आए। घटे न हेल मेल, हेल मेल मतलब मिलजुल कर जो हम रहते हैं, आपसी प्रेम भाव के साथ हम रहते हैं, सद्भावना के साथ हम रहते हैं, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। बढ़े ना भिन्नता कभी, हमारे मन में कभी भी मन मुटाव या आपसी द्वेष की भावना उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस माध्यम से कवि जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ते समय क्या याद रखने को कहता है और क्यों। कवि ने यही कहा है कि जीवन में एक तो यही है कि जीवन जो है वो चलते रहने का नाम है, और चलते रहने में हमेशा मार्ग एक सा नहीं मिलता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी कुछ तो कभी कुछ, सब कुछ हर तरह का जीवन है, और ये बिल्कुल सही है। ऐसी स्थिति में हमें अपने व्यवहार, अपने आचरण और अपनी जो मन में एकता की भावना है, भाईचारे की भावना है, उसको बसा कर रखना है, ताकि हम सब आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारे की भावना के साथ रहें, सौहार्द के साथ रहें, ताकि मन में प्रसन्नता बनी रहे और चारों ओर सुखद वातावरण हो। ठीक। कर चले हम फिदा, निदा फाजली जी द्वारा रचित है। क्या गीत में कवि देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखता है, हम उसकी अपेक्षाओं पर किस रूप में खरा उतरते हैं। शबाना आजमी जी के पिताजी द्वारा रचित है ये कर चले हम फिदा, जो कि हकीकत फिल्म है देशभक्ति से ओतप्रोत, जिसमें ये जो सॉन्ग है, ये जो गाना है, वो एक देशभक्ति की प्रेरणा देता है और हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। क्योंकि कॉपीराइट लगता है इसलिए मैं गा नहीं पाती हूँ, अन्यथा इस तरह के गीत देखकर तो मेरा रोम रोम मतलब रोमांचित हो जाता है, ऐसा लगता है कि गाकर आपको सुना दूं। गीत में कवि देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखता है, हम उसकी अपेक्षाओं पर किस रूप में खरा उतर रहे हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों। फिर
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से इसका उत्तर लिखा होगा कि ये है आधारित देशवासियों पर, फौजियों पर, सैनिकों पर, जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, हंसते हंसते जान की बाजी लगा देते हैं और कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अर्थात हमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और हम यहाँ से लेते हैं विदा। अब पूरी देश की, माँ धरती की जिम्मेदारी और रक्षा सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो देशवासियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? वो यही अपेक्षाएं रखते हैं कि किसी भी तरह से हमारी मातृभूमि को दुश्मन देश गलत दृष्टि से देख भी ना सके। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। ठीक है, कि जिस तरह से हमने खून से सींच कर माँ धरती को जीवित रखा है, उसके तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। यदि किसी तरह से जैसे रावण ने माँ सीता के जब गलत दृष्टि डाली थी तो फिर उसका संहार किया गया था, ठीक उसी तरह से यदि हमारी मातृभूमि पर अन्य शत्रु जो दुश्मन देश हैं वो इसको छूने का भी साहस करें तो उनके हाथों को तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। ठीक है, किसी भी तरह से हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, हमें अपने प्राणों को न्यौछावर करने में तनिक भी संकोच नहीं होना चाहिए। तो यही अपेक्षाएं करते हैं कि जिस तरह से हमने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है, आप भी करेंगे, देश के भविष्य आप हैं। ठीक है, तो यही वे चाहते हैं। आशा करती हूँ आपने लिखा होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रश्न है 13वां, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन की बात कर रहे हैं हम। संचयन पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हरिहर काका, टोपी शुक्ला और सपने के से दिन, 3 पाठ थे हमारे। हरिहर काका और टोपी शुक्ला दोनों ही भरे पूरे परिवार से संबंधित होते हुए भी अकेले थे। दोनों के अकेलेपन के कारणों की समीक्षा कीजिए। हरिहर काका और टोपी शुक्ला। हरिहर काका का अपना परिवार नहीं था, कहने का तात्पर्य है कि उनकी पत्नी का देहावसान हो चुका था और उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। वे अपने भाइयों के साथ या उनके भाइयों के परिवार के साथ रहा करते थे। उनके हिस्से में कुछ बीघा जमीन थी जिसका जो भी अन्न उपजता था वो सब घर में शामिल था। उसी तरह से हम बात करें टोपी शुक्ला और इफ़न की कहानी आपको पता है कि किस तरह से इफ़न जो कि मुस्लिम परिवार से संबंध रखता था, टोपी शुक्ला बिल्कुल पारंपरिक और ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता था, लेकिन दोनों में इतनी गाढ़ी मित्रता थी कि उनके मित्रता के बीच में ना कोई जाति की दीवार थी, ना ही कोई धर्म की दीवार थी। ठीक है, अब देखो, हरिहर काका और टोपी शुक्ला दोनों ही भरे पूरे परिवार से संबंध होते हुए भी अकेले थे। यहां तो आपको समझ में आ गया है, पता होगा आपको कि किस तरह से उनके ही परिवार वालों ने, उनके सगे भाइयों ने, खून के रिश्ते जिसको कहते हैं कि सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन वही भाई, यहाँ पर वो कहावत सामने आती कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हरिहर काका की जमीन को हथियाने के लिए उनके सगे भाइयों ने उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया वो घोर निंदनीय है। वहीं के जो थे ठाकुरबाड़ी के लोग, जो मंदिर और मठों की तरह की धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे थे, हरिहर काका को भी बहलाने फुसलाने का बहुत उन्होंने प्रयास किया, परंतु हरिहर काका उनके झांसे में नहीं आए तो वो भी उनके शत्रु। दूसरी तरफ उनके ही सगे भाई भी उनकी जान के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि हरिहर काका ने ये साफ साफ ऐलान कर दिया था कि मैं जीते जी अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखूंगा, जिससे उनके भाइयों में मतलब बड़ी स्वार्थ की भावना ने स्थान जमा लिया था और हरिहर काका को वो जान से मारने पर आमादा हो गए थे। तो भरे पूरे परिवार के होने के बावजूद भी हरिहर काका बिल्कुल अकेले थे। ठीक उसी तरह से टोपी शुक्ला भी भरे पूरे परिवार में रहता था, लेकिन उसका जो परिवार था उसे बिल्कुल ये
क्योंकि उसकी मित्रता थी इफ़न से, तो उसकी टोपी शुक्ला की दादी हमेशा उसको इसी बात पर टोकती रहती थी, क्यों जाता है, किस तरह की भाषा सीखता है। और एक बार जब तो हद हो गई थी, जब टोपी शुक्ला द्वारा अपनी माँ को अम्मी जान कह दिया गया था। मेज पर भोजन कर रहे थे सभी और अचानक से उसने कह दिया अम्मी, और अम्मी शब्द सुनते ही उसकी दादी ने उसको भला बुरा कहा, दादी ने उसकी माँ को भी भला बुरा सुनाया। तो उसका भी ऐसा लगता था कि इस भरे पूरे परिवार में जैसे उसका कोई नहीं है। आत्मीयता से जो नौकरानी थी घर की, वो उससे अपने मन की बातें साझा करता था। इफ़न की दादी से उसका बहुत ही करीबी नाता हो चुका था। इफ़न की दादी उसे बहुत लाड़ प्यार से रखती थी, भावनात्मक रिश्ता या आत्मीय रिश्ता बन चुका था। परिवार के होते हुए भी टोपी भी अकेला ही था, हरिहर काका भी अकेले ही थे। तो इस तरह से आपने उत्तर लिख दिया होगा, तो आपको बहुत अच्छे से 3 नंबर मिल गए होंगे। बताइए। यस, वेरी गुड। चलते हैं आगे। प्रश्न है सपनों के से दिन। पाठ में बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्यों? कारण सहित उत्तर स्पष्ट करते हुए बताइए कि स्कूल जाने के संबंध में आपका क्या अनुभव है। सपनों के से दिन पाठ में बच्चों को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्यों? क्योंकि उनके पीटी मास्टर थे जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, एकदम फिजिकल एजुकेशन वाले टीचर इतने स्ट्रिक्ट थे कि सभी बच्चे उनसे डरते थे। उनका हुलिया का भी वर्णन किया है लेखक ने। लेखक कौन है? गुरदयाल सिंह, जिसमें उन्होंने ये बताया कि चेहरा भी खतरनाक, एकदम उनके जूतों की आवाज़, या जब भी अच्छा लगता था, सिर्फ उस समय की याद करते हैं लेखक, जब वो पंक्तिबद्ध तरीके से खड़ते थे और ठक 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 जब लेफ्ट राइट मार्च पास्ट करते थे, उस समय उनको ऐसा लगता था जैसे हम किसी सेना के सिपाही हैं। गौरवान्वित महसूस भी होते थे। लेकिन चूंकि अध्यापकों या अध्यापक के इतने कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो ये भी हम बता सकते हैं कारण से उत्तर स्पष्ट करते। स्कूल जाने के संबंध में आपका क्या अनुभव है? स्कूल, या यूं कहें कि विद्यालय, दूसरा घर होता है। विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, बच्चा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और एक सफल व्यक्ति बन जाता है। यदि विद्यालय में ये सब नहीं होगा तो फिर विद्यालय का क्या कार्य? तो हमें अपने विद्यालय में इस तरह से, जैसे मैं अपने अनुभव बताऊं तो 5वीं कक्षा तक जब हम सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तो पीटी टीचर जैसे ऐसा तो कोई भी अनुभव नहीं है। लेकिन हाँ, एक उपाध्याय सर थे, जैसे कभी मार डांट तो खाई नहीं है, लेकिन हाँ, उनसे सब बच्चे डरते थे। और जब तो अब आपको कैसे पता होगा, क्योंकि पहले टीचर के हाथ में एक स्टिक जरूर हुआ करती थी, डंडी या छड़ी जरूर हुआ करती थी, धड़ाधड़ सटासट मारते थे। ठीक है, तो वो डर भी रहता था बच्चों को, जैसे इनके पीटी मास्टर थे। ठीक, अगला है, इफ़न के पिता के तबादले के बाद टोपी शुक्ला का कोई और मित्र क्यों नहीं बन सका? इसका उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा? इफ़न और टोपी की जो मित्रता थी, वो कह सकते हैं कि दांत काटी रोटी, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ठीक है, शुक्ला कोई और मित्र नहीं बन सका, क्योंकि जब टोपी शुक्ला, जब इफ़न के पिताजी का तबादला हुआ, तो उसकी जगह जब उनके क्षेत्र में दूसरे कलेक्टर आए, तो उनके बच्चे ना तो उसकी उम्र के थे, ना ही टोपी को इफ़न के घर की तरह अपनापन या आत्मीयता भरा माहौल मिला। और जो कलेक्टर आए थे उसके कुछ बच्चे बड़े भी थे, छोटे भी थे, तो वो अपना भावनात्मक तरीके से खुद को उनके साथ नहीं जोड़ पाया। और वो हमेशा उसने याद रखा है कि ये जो दिन, तारीख भी लिखी थी, ठीक है, कि ये दिन, वो ये तारीख वो कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि इस तारीख को उसका सबसे घनिष्ठ मित्र उससे अलग हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखा होगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। नाटक मंचन के दौरान जब मैं अपने संवाद भूल गया। नाटक मंचन चल रहा था
और अचानक मैं अपने संवाद या डायलॉग भूल गया। तो उसमें दिए हैं संकेत बिंदु, दिए हैं 3। मेरी मनः स्थिति, क्या चल रहा था मेरे मन में, क्या चल रहा था कि जैसे ही मैं मंच पर पहुंचा, आपको लिखना होगा कि अनुभव व्यक्ति को कुशल बनाता है, लेकिन संभवतः ये मेरे लिए पहला अनुभव था जब मुझे मंच पर अपने आप की प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु अचानक मेरे संवादों को मैं भूल गया। मुझे कुछ पल के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं करूं, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए मैंने अपने तरीके से संवाद बना लिए और प्रस्तुत किए। ठीक है, दर्शकों का उत्साहवर्धन, और दर्शकों को ये पता भी नहीं चल पाया कि मैंने अपने जो हैं संवाद उनमें कुछ परिवर्तन किया है। ठीक है, सफलतापूर्वक नाटक की समाप्ति। इसी तरह से पूरा अनुभव लिखेंगे कि जैसे ही आया आपने कौन सी भूमिका अदा की थी। मान लीजिए यदि हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें तो मैं भगत सिंह की भूमिका में था या मैं रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में थी, और अचानक से मैं भूल गई कि अब मैं क्या करूं। शत्रु सेना सामने थी और शत्रु अंग्रेजों के, मतलब जो भी अंग्रेज की भूमिका जिसने निभाई थी या लीडर की जिसने कैप्टन की या जो भी था, उसके पश्चात मुझे अपने डायलॉग बोलना था, लेकिन मैं भूल गया। तो उस समय मैंने अपनी सूझबूझ से ऐसे डायलॉग बोले कि दर्शकों को पता नहीं चल पाला, और वहां से तालियों की गड़गड़ाहट ने मेरा उत्साहवर्धन और बढ़ा दिया, और मैं फिर बड़े आत्मविश्वास के साथ अपना पूरा जो अभिनय था वो कर पाया या कर पाई। ठीक है, इस तरह से आशा करती हूँ आपने संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए निबंध या जो लिखा है आपका अनुच्छेद। वर्षा की पहली फुहार मन में लाई क्या नए नए क्या। ठीक है, एक ऐसा अनुभव जैसे नहीं बारिश की पहली बूंदें। तो मौसम जो है, प्रकृति जो है पल पल अपना रूप बदलती है। मौसम, हर एक मौसम का अपना एक अलग ही आनंद होता है। मुझे अब यहाँ पर हमें लिखना है कि वर्षा की पहली फुहार का, तो हम यही लिखेंगे बहुत अच्छे से कि ये जो पल है वो मुझे अपने जीवन में सबसे यादगार लगता है, और मैं ये पल कभी भी भूलना या छोड़ना नहीं चाहता। जब कभी भी, या फिर अपने अनुभव लिखेंगे तन मन की प्रसन्नता, जब मैं बारिश की पहली फुहार में भीगा तो वो अनुभव मेरे रोम रोम को रोमांचित करता है। और साथ ही साथ प्रकृति द्वारा वर्षा का स्वागत, संपूर्ण प्रकृति जैसे एक नया जीवन प्राप्त करती है। जो नए बीज हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। चारों तरफ यह पृथ्वी है जो धरातल, जो बिल्कुल तप्त धरा को शीतलता प्रदान करती है। चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ जाती है। किसानों के मन प्रसन्नता से खिल उठते हैं, क्योंकि किसानों का जीवन तो किसानों का जीवन तो वर्षा पर आधारित रहता है। इस तरह से आपने लिखा। आसपास का दृश्य बहुत ही सुहावना हो जाता है। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू मन को मोह लेती है, और वो अनुभव एक नया आनंद देता है, नया रस देता है। इस तरह से आपने लिखा होगा। ठीक है, संकेत बिंदुओं का पालन करते हुए। तीसरा है, समाचार पत्रों का कोई विकल्प नहीं। चाहे कितने भी एडवांस्ड कुछ भी आ जाए, लेकिन समाचार पत्र अपनी एक अलग भूमिका अदा करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तीनों में से किसी एक को आपको लिख कर आना था। जानकारी का सस्ता और सुलभ साधन, सबसे पहला कम्युनिकेशन या संचार का साधन, जो कि अपने अनुसार पढ़ा जा सकता है, अपने समय के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार। यदि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो उसके अर्थ भी हम ढूंढ सकते हैं। ठीक, समाचार पत्रों के प्रकार लिख सकते हैं हम कि किस तरह के रहते हैं। टेलीविज़न के समाचार भी आते हैं, या कौन कौन से प्रकार होते हैं, किस तरह से इसमें उल्टा पिरामिड शैली को अपनाया जाता है। मुख्य खबर को पहले छापा जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी, और फिर यहाँ पर जो इंट्रो रहता है, फिर बॉडी रहती है, फिर कलेबर रहता है। ठीक है, फिर उसका समापन रहता है। इस तरह से समाचार पत्रों को लिखा जाता है। समाचार पत्रों के लाभ से बहुत लाभ है। हर एक, मतलब घर बैठे दुनिया या 24 घंटों की जो समाचार हैं, जानकारी है, वो हम बैठे बिठाए प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ ये हमारे मनोरंजन का भी बहुत अच्छा और सुंदर और सस्ता साधन है, क्योंकि ना केवल इसमें ज्ञानवर्धक या आसपास के मौसम की जानकारी ही मिलती है, बल्कि मनोरंजन से संबंधित भी कई, जैसे पेज 3 पत्रकारिता है, आपने देखा होगा पेज 3। ठीक है, इस तरह से लिखा आता है पेज 3 पत्रकारिता, जिसमें फिल्म दुनिया जगत से जुड़ी हुई
कुछ ऐसी मनोरंजक जानकारियां दी जाती हैं जिसमें मनोरंजन भी होता है, व्यापार जगत, शेयर मार्केट, सबसे संबंधित हर एक की रुचि के अनुसार समाचार पत्र अपने अपने तरीके से मतलब पाठक वर्ग है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। आशा करती हूं इसी तरह से आपने समाचार पत्रों के बारे में लिखा होगा तो अवश्य आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। चलते हम 15वें प्रश्न पर। टोटल 18 प्रश्न है। आपका नाम मुदित या मुदिता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसकी सराहना करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि हाँ जी, ये दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है तो ये पत्र है औपचारिक, ठीक है, ऑफिशियल लेटर। तुरंत हमने ये जान लिया कि ये औपचारिक पत्र है। अब औपचारिक पत्र लिखने की क्या विशेषता होती है, तो आपकी ये आंसर शीट जो रही होगी उसमें इस तरह से मार्जिन ऑलरेडी दिया रहता है। आशा करती हूं आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया होगा। यहां से आपने एड्रेस लिखा, दिनांक लिखा, उसके बाद विषय इज कंपलसरी इन औपचारिक लेटर, विषय लिखा। विषय के बाद आपने बॉडी लिखना स्टार्ट किया होगा और बहुत सुंदर तरीके से आपने समापन भी लेफ्ट हैंड साइड किया होगा। संपादक महोदय, विषय ये आपको यहां पर दिया है और इस तरह से आपने नए पेज से ही शुरू किया होगा। मैंने कई बार आपको कहा था कि पत्र हमेशा नए पेज से शुरू करना चाहिए, इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है बेटा, तो आपने लिख लिया होगा। अथवा आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजन की जाने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों के अभ्यास हेतु सांस्कृतिक कला सचिव की ओर से स्कूल के प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए जिसमें प्रार्थना सभा के दौरान अभ्यास की अनुमति मांगी गई हो। तो यह भी औपचारिक पत्र है जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव मतलब जो था कि किस तरह से प्रधानमंत्री द्वारा ये निकाला दिया गया था कि हमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद किया जाए, उनकी जन्म तिथि या उनके जो पुण्यतिथि है उससे संबंधित, साथ ही साथ विद्यार्थियों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, जैसे किसी में ड्राइंग, आर्ट, नृत्य, गायन, लेखन, विभिन्न प्रतिभाएं बच्चों में छुपी रहती हैं, उनको भी बाहर निकाला जाए। तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा था। इसको भी आपने उसी तरह लिखा होगा क्योंकि ये भी औपचारिक है। अगला है 16वां। आपकी सोसाइटी में आगामी माह के अंतिम सप्ताह में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोसाइटी सचिव की ओर से आपको एक सूचना तैयार करनी है। सूचना को आपने, आशा करती हूं कि बॉक्स बनाकर ही लिखा होगा। इस तरह से दिया होगा आपने सूचना, ठीक है, और यहां आपने समय, यहां दिनांक, इस तरह से आपने शुरू कर दिया होगा कि ये सूचित किया जाता है और भवदीय सोसाइटी सचिव, इस तरह से आपने लिख दिया होगा। ठीक है, विषय आपको पता ही दिया ही गया है। या फिर आप 10वीं कक्षा के अर्पित या अर्पिता हैं, यहां पर नाम दिया है। भोजनावकाश के दौरान खेल के मैदान में आपका ब्लेजर या कोट कहीं छूट गया है, उससे संबंधित जानकारी देती हूँ लगभग कि मैं ये हूं। अब यहां पर दिया है अर्पिता, कक्षा तो नहीं दिया है तो आप कह सकते हैं आप 10वीं के हैं तो आप लिख सकते हैं मैं कक्षा 10वीं की ये अर्पिता या अर्पित हूं। मैं अपना भोजन अवकाश के दौरान खेल के मैदान में अपना ब्लेजर कहीं रखा हुआ भूल चुका हूं या भूल चुका हूं। तो जिस किसी को भी ब्लेजर मिले तो कृपया ये जो हमारा रिसेप्शन एरिया रहता है जिसमें, उसमें आप अच्छे से लिख कर आए होंगे जो कि आपने अभ्यास किया था। ठीक है, अर्पित या अर्पिता। आपकी माताजी तरह तरह के स्वादिष्ट अचार बनाती हैं। अचारों की बिक्री के लिए आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो स्वादिष्ट एक बार खाएंगे खाते रह जाएंगे। कुछ अचार, आम का अचार, आंवले का अचार, नींबू का अचार, ओहो बहुत प्रकार के अचार हैं। और अचारों का ऐसा स्वाद कि आपको माँ के हाथों का स्वाद, जो आप दूर विदेश कहीं भी रह रहे होंगे, जब ये अचार आप खाएंगे तो आपको अपनी माँ की याद जरूर आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने बहुत सुंदर तरीके से आकर्षक विज्ञापन, बेटा स्पष्ट रूप से लिखा है कि आकर्षक बनाना है। ठीक है, तो जो नींबू, आम का अचार सुनते ही बिल्कुल मुंह में पानी आ जाता है, तो ऐसा ही अचार यदि आप खाना चाहते हैं, अपनी माँ की यादों में खोना चाहते हैं, तो आइए, देर मत कीजिए, जल्द कीजिए, मौका सिर्फ सीमित समय के लिए। इस तरह से आपने लिखा होगा। ठीक है, या फिर विद्यालय में आयोजित होने वाले वसंत मेले के प्रचार प्रसार हेतु लगभग 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। वसंत मेला लग रहा है, उसके लिए आपको बताना है कि
तरह तरह के क्या होने वाले हैं, कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं। विज्ञापन में तो आप मास्टर हैं आप वैसे भी क्रिएटिव विद्यार्थी हैं। आशा करती हूँ विज्ञापनों में तो आप 4 चांद लगाकर आए होंगे और आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। अंतिम प्रश्न, रमेश बाबू ने बड़े ही मन से पुत्र के लिए मोबाइल खरीदा। पंक्ति को आधार बनाकर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लिखना है। तो ये अपनी कलात्मक रचनात्मकता को दिखाने के लिए आपको ये लिखना होगा और आशा करती हूँ आपने बहुत सुंदर तरीके से अपनी कल्पनाओं को प्रसारित किया होगा या विस्तारित किया होगा। रमेश बाबू ने बड़े ही मन से पुत्र के लिए मोबाइल खरीदा। ठीक है, कब खरीदा, कैसे खरीदा, क्यों खरीदा। 10वीं कक्षा में रमेश मोबाइल खरीदा कि जैसे ही उसका 10वीं का परिणाम प्राप्त होगा उसकी खुशी को और दुगना बनाने के लिए उसे मैं पुरस्कृत करूंगा, मेरा बेटे को बहुत खुशी होगी। ऐसे ऐसे करके आपने ये बड़ा अच्छे से लिख दिया होगा कनेक्टेड करके, और 100 शब्द मतलब आपने पूरा पूरा 1 पेज तो अवश्य भरा होगा। किया है? ठीक है, तो आपको पूरे 5 नंबर भी मिल गए होंगे। या फिर मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के कारण जिला प्रशासन ने 2 दिन के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। स्कूल प्रधानाचार्य की ओर से लगभग 100 शब्दों में अभिभावकों तथा इस जानकारी को पहुंचाने के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर डालते हुए ईमेल तैयार कीजिए। तो ईमेल में हमें पता ही था कि इस तरह से हमें बॉक्स बनाना था सबसे पहले, फिर यहाँ पर प्रेषक प्रेषिती @gmail.com विषय, फिर यहाँ से हमें शुरू कर देना था। जिस तरह से हम पत्र लिखते हैं वैसे ही हमें ईमेल लिखना था, लेकिन बॉक्स बनाकर ही हमें लिखना था। आशा करती हूँ आपने उस बहुत अच्छे तरीके से अपनी सूझबूझ और समझदारी और अपने अध्ययन या अपनी मेहनत का परिचय देते हुए इस प्रश्न को भी भली भांति पूर्ण किया है और बहुत अच्छे अंक आपको मिलेंगे। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ बेटा, जब भी परिणाम आएगा अपने अंक मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आशा करती हूँ आपका परिणाम बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।